हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था थी, जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम ब्रिटिशर्स ने आने के बाद लगाया था इंडिया में। तो उसके अंदर तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं जो कि हर एग्ज़ाम्स में अगर देखेंगे यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, पीसीएस और एसएससी एग्ज़ाम्स में तो कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं। कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आगे हम देखेंगे किस टाइप से हम इसे याद रख सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर हम एग्ज़ाम्स में लार्ज सिलेबस होने की वजह से अगर हम कहीं पर कंफ्यूज होते हैं, भूलते हैं, तो हम उसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि कौन से गवर्नर ने किस व्यवस्था को लागू किया था। तो यहाँ से हम मैप के साथ इसको लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि आखिर ब्रिटिशर्स को ज़रूरत ही क्यों पड़ी भू राजस्व व्यवस्था इंडिया में लॉन्च करने के लिए। तो रीज़न ये था कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा किया तो ब्रिटिश ने रेवेन्यू सिस्टम को चेंज किया, क्योंकि वो पुराना रेवेन्यू सिस्टम था और उससे जो रेवेन्यू था अपनी कंपनी के लिए, कंपनी को और फैलाने के लिए उन्हें पर्याप्त नहीं मिल रहा था। तो कंपनी ने अपना रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ाने के लिए स्टार्ट कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना और इंडिया से कच्चा माल जो था ब्रिटिश को एक्सपोर्ट करना या इंग्लैंड इंपोर्ट करता था अपने लिए, तो इसलिए ज़रूरत थी एक अलग टाइप के, एक जो कंपनी के लिए लाभदायक हो, ऐसे इम्पोर्टेंट भू राजस्व व्यवस्था की। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले एक ट्रिक देख लेते हैं जिसकी हेल्प से हम याद रख सकते हैं कि किसने क्या लॉन्च किया। तो इसके बाद हम मैप देखेंगे और फिर फुल डिस्क्रिप्शन में इसको डिस्कस करेंगे। तो ट्रिक हमारी इतनी सी ये मात्र कि स्थाई वाला रथ से बनाया महावेट। स्थाई वाला रथ समझ सकते हो कि स्थाई वाला रथ क्या, जो बहुत दिनों से खड़ा हो, गंदा हो रहा हो, उसकी लकड़ी सड़ रही हो। तो ऐसे स्थाई वाले रथ से जो स्थाई हो, एक जगह रुका हुआ हो, उससे हमने क्या बनाया, एक महावेट बनाया, एक महान प्लेयर के लिए लाइक सचिन तेंदुलकर। एंड सर ने उस वेट से सेंचुरी लगाई। तो इस टाइप की जो वेट बनाए उसे कहते हैं महावेट। तो स्थाई वाला रथ जो था उससे हमने बनाया महावेट। तो इतनी सी ट्रिक है, आप इन दो पिक्स से भी याद रख सकते हैं। तो स्थाई से बनता है स्थाई बंदोबस्त, वाला से बनता है कॉर्नवालिस। तो हम सिर्फ वाला वालिस से याद रख सकते हैं कि कॉर्नवालिस। राज से यहाँ पे बनता है रैयतवाड़ी सिस्टम एंड या सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था, बंदोबस्त। और था से बनता है यहाँ पे थॉमस मुनरो। ठीक, थॉमस मुनरो फर्स्ट लेटर है, इजीली याद हो जाएगा। और से बनाएगा कोई, यहाँ पर बस एक ट्रिक को याद रखने के लिए लिखा है। और महावेट से, यहाँ महा से बनता है महालवाड़ी सिस्टम एंड वेट से बनता है विलियम बेंटिक। तो बहुत ही इजी ऐसे याद रखना, आप पोज करके वीडियो 5 टाइम अगर रिपीट कर लेंगे, स्थाई वाला रथ से बनाया महावेट, स्थाई वाला रथ से बनाया महावेट, तो आपको ये सब याद हो जाएंगे एक दो बार रिपीट करने से। अब हम मैप देख लेते हैं। अब मैप में देखते हैं कि जो हमारे ये पॉइंटर हैं, एक टाइप के पॉइंटर्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं, नॉर्थ कर्नाटका, बनारस, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये जो सेटलमेंट एरिया है ये पूरा परमानेंट सेटलमेंट है। अब आप अगर एक बार मैप देख लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल पिक छप जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि किस एरिया में परमानेंट सेटलमेंट था, किस में रैयतवाड़ी और किस में महालवाड़ी। इसलिए मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिन एरियाज़ हैं वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट है, और दूसरा टाइप के जो फ्लैग एरियाज़ हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि एमपी, यूपी, पंजाब। तो यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो महालवाड़ी सेटलमेंट है। ठीक है, महालवाड़ी सिस्टम है। अब जो सेकंड थर्ड देखते हैं हम, तो थर्ड में आते हैं कुछ इस टाइप के पॉइंटर। तो ये जो पॉइंटर्स हैं ये आते हैं हमारे रैयतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो साउथ कर्नाटका है वो रैयतवाड़ी के अंदर आता है, और जो नॉर्थ कर्नाटका है वो आता है परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। सो आप इसे याद रख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस मैप को ध्यान से देख सकते हैं कि यूपी का आधा पार्ट तो जा रहा है परमानेंट सेटलमेंट में और आधा जा रहा है महालवाड़ी सेटलमेंट में, और उड़ीसा पूरा ही पूरा परमानेंट सेटलमेंट में। सो हम आगे चलते हैं और इसे डिस्क्रिप्शंस के साथ याद रखते हैं कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये 3 टाइप में डिवाइड हुआ था जैसे कि मैंने बताया था। तो जो स्थायी बंदोबस्त था वो कॉर्नवालिस ने 1793 में इसकी शुरुआत की थी। आखिर शुरुआत होने का रीज़न ही क्या था, तो लगान वसूली का जो इस टाइम में अधिकार था वो भूमि के मालिक को ना होकर जमींदार को था। ठीक है, तो जो जमींदार था उससे भूमि का मालिक बना दे गया। और पहले हम देख सकते हैं कि एरिया कौन सा था, बंगाल, बिहार, यूपी, बनारस और नॉर्थ कर्नाटका का। इसके अंदर जो था कि 19% जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी लैंड आती थी इसके अंदर।
आप इन तीनों स्लाइड से कंपेयर भी कर सकते हैं तीनों को, ठीक है। जो ऑनर होता था वो जैसे बता चुके हैं ज़मींदार था, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू पे करने की, वो भी ज़मींदार के ऊपर ही थी, और ज़मींदार को ही पे करना होता था। अगर ज़मींदार फेल हो जाता है महीने में या साल में रेवेन्यू पे करने में, तो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। फिर उसके लिए ज़मींदार अपने अपने हथकंडे अपनाता था, अपने लठमार बेचता था, और किसी और को बोली लगाने नहीं देता था। जो जितनी ज़्यादा बोली लगा लेता वो उस ज़मींदारी को हासिल कर लेता था। तो यहाँ पे हमें यही सब देखने को मिलता है, और देखते हैं कि 89% जो इसमें जो रिवेन्यू लेती थी कंपनी, कोई रिवेन्यू फिक्स नहीं था कि 66% है या कितना है। सब एक गांव के हिसाब से या कोई ज़मीन के हिसाब से एक टाइम पे रिवेन्यू फिक्स था। अगर उससे ज़्यादा भी रिवेन्यू हो रहा है, उससे ज़्यादा खेती हो रही है, तो यहाँ कंपनी को घाटा होता था। ज़मींदार लेने के बाद परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ज़मींदार ले लेता था जितनी भी ज़मीन होती थी, उससे जो रिवेन्यू होता था, अगर बाई चांस फसल ज़्यादा हो रही है तो उसका फ़ायदा ज़मींदार उठा लेता था, और कंपनी को 89% ही मिल रहा है। इसमें कंपनी को कम फ़ायदा हुआ और उसने फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। अब दूसरे टाइप में आते हैं रैयतवाड़ी सेटलमेंट में। तो इसमें देखते हैं थॉमस मुनरो ने 1820 में इसको स्टार्ट किया था, और इसका एरिया जैसे कि देख चुके हैं बम्बई, मद्रास और असम का एरिया है, और 51% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे कि किस सिस्टम के अंदर कौन सा सिस्टम कवर करता था इंडिया को, तो वो था रैयतवाड़ी सेटलमेंट। इसके अंदर क्या था कि फार्मर जो था वो रियल ऑनर था अपनी ज़मीन का। यहाँ डायरेक्ट फार्मर से रेवेन्यू लिया जाता था। उसके अंदर क्या था कि फार्मर अपनी ज़मीन बेच भी सकता था रेवेन्यू पे करने के लिए, या फिर से गिरवी रख सकता था रेवेन्यू पे करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन फार्मर को जो था कि रेवेन्यू देना ही होता था। अब वो ज़मीन जिसके पास जाएगी फिर उसके ऊपर वो रेवेन्यू आ जाएगा, फिर उससे देना होगा नेक्स्ट ईयर। तो इसमें देखते हैं कि 33 से 55% जो रेवेन्यू था वो देना होता था। अगर 100% अनाज हो रहा था, उसका 33 से लेकर 55% तक अलग अलग एरिया वाइज था, उसमें रेवेन्यू देना होता था। और महलवाड़ी सेटलमेंट में देखते हैं तो इसमें विलियम बेंटिक ने 1833 में स्टार्ट किया था। इसका एरिया जो था वो यूपी, एमपी, पंजाब का था, और 30% ऑफ टोटल ब्रिटिश इंडिया। सो इसके अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो है रैयतवाड़ी सेटलमेंट का एरिया ज़्यादा है, फिर महलवाड़ी का, और फिर परमानेंट सेटलमेंट का एरिया आता है। तो हमें ज़रूरत पड़ती क्यों ये सब? तो इसमें आप देखेंगे कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें ज़मींदारी व्यवस्था थी, मतलब वहाँ ज़मींदारों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए ज़मींदारों को वो बोली देकर और उनके कब्जे में ले लेते थे ज़मीन। जबकि रैयतवाड़ी में किसानों को दे दी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़मींदारों की संख्या कम थी, ठीक है, उनका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, उन्हें ज़मींदारी व्यवस्था से ही फ़ायदा था। लेकिन जब किसानों की संख्या कम, वहाँ पर ज़मींदारों की संख्या कम है, तो उन्होंने किसानों को ही ऑनर बना दिया। और थर्ड केस में देखते हैं कि यहाँ पर जो विलेज था, पंचायत थी, उसी को ऑनर बना दिया। मतलब पूरी ज़मीन से रेवेन्यू लेने की जिम्मेदारी अब पंचायत की हो गई, उसे रेवेन्यू लेना है और फिर गवर्नमेंट को पे करना है। तो होल विलेज जो मुखियाज थे उनके बीच में गवर्नमेंट का कम्युनिकेट होती थी, और मुखियाज ही रेवेन्यू लेकर उसे पे करते थे। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है बहुत ही ज़्यादा है, 60% है टोटल यील्ड का। जितनी उपज हो रही है उसका 60% यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो तीनों में कुछ भी ऐसा कॉमन दिख नहीं रहा, बस अपने फ़ायदे के लिए ब्रिटिशर्स ने ये तीनों व्यवस्थाएं लागू की थी। तो जो महल है, यहाँ पे महल का मतलब होता है, महलवाड़ी का मतलब है, महल मतलब गांव, गांव का मुखिया सरकार के साथ समझौता करता था और वो उसे पे करता था, ठीक है। स्टार्टिंग में जो महलवाड़ी में था कि 60% थी, फिर लॉर्ड डलहौजी आया और डलहौजी ने इसे 50% कर दिया। अब रेवेन्यू 50% देना होता था, और एक व्यवस्था और बना दी कि अगर फ्यूचर में कभी रेवेन्यू बढ़ाना होगा तो वो बढ़ा लेंगे। सेकंड हम देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या हुए। तो इम्पैक्ट हुए कि जो किसानों की सिचुएशन थी बहुत ही बदतर हो गई है। उनकी फसल तो अगर ख़राब हो जाती थी बाई चांस, तो उन्हें ज़मीन से हटा दिया जाता था और ग़ुलामों की तरह उनसे व्यवहार किया जाता था। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि कैसे किसानों पर अत्याचार होते थे। तो यहाँ पर किसानों की दुर्दशा होने लगी। सेकंड हम देखते हैं कि जब पुराने ज़मींदार रेवेन्यू पे करने में सफल नहीं होते थे तो नए ज़मींदार आते थे वहाँ पर। तो यहाँ पे पुराने ज़मींदार ख़त्म हो जाते थे और नए ज़मींदार आ जाते थे, वो और ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो इसमें भी किसानों पर ही अत्याचार होने लगे। थर्ड देखते हैं तो जो पैटर्न था एग्रीकल्चर करने का वो चेंज हुआ, क्रॉप का एरिया चेंज हुआ। अपने हिसाब से वो कभी इंडिगो तो कभी धान कभी गेहूँ अपने हिसाब से अंग्रेज चलाते थे कि उन्हें क्या आखिर उपज करानी है।
तो यही था हमारी आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आवर चैनल। हाय फ्रेंड्स।